हेलो एवरीवन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन। आपके पास अगर आप एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड लोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एक पॉइंट पे निकालना चाहते हो विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम योर रॉड, दैट मीन्स r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड। सो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज Ex एंड Ey। और अगेन अगर आपको दो कंपोनेंट्स पता है आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो बिकॉज दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नेट फील्ड आपका होगा अंडर रूट ऑफ Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमने Ex और Ey को इवेलुएट करा था। आपका Ex यहाँ पर था k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, फिर cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1। दैट मीन्स पहले आप रेफरेंस लाइन के आगे वाला एंगल लेते हो थीटा 2, फिर आप पीछे वाला एंगल लेते हो थीटा 1, तो cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1। सिमिलरली अगर आप Ey कंपोनेंट देखोगे अगेन k लैम्डा बाय r इंपॉर्टेंट फैक्टर, फिर आपके पास साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। साइन थीटा 2 पहले रेफरेंस से आगे वाला एंगल, फिर प्लस साइन थीटा 1, फिर आप पीछे वाला एंगल लेते हो उसका साइन लेते हो ब्रदर। फर्दर बात करूंगा मैं तो इसी के हमने फिर डिफरेंट केसेस देखे थे। पहला केस ये था कि आपका जो पॉइंट P है वो रॉड के बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। जब भी आपका यहां पर एक फाइनाइट रॉड होगा और आपका पॉइंट P जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वो आपके सिंपली बाइसेक्टर पर प्रेजेंट होगा, तो आप देखते हो कि ये दोनों एंगल आपके थीटा और थीटा बन जाते हैं। यही एंगल्स आप इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और आप देखोगे कि आपका Ex यहां पे 0 आ जाएगा। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट x डायरेक्शन में नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव x डायरेक्शन में और ना ही नेगेटिव x डायरेक्शन में। फर्दर यहां पर जब आप Ey इवैल्यूएट करते हो वो आपका आ जाता है ट्वाइस k लैम्डा डिवाइडेड बाय r साइन ऑफ थीटा। अगेन आपको थीटा और थीटा इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, आपको Ey का वैल्यू ये मिल जाएगा। अगेन यहां पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड है, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है कि अवे फ्रॉम द चार्ज, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द रॉड होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव रॉड, इसलिए आपका यहां पे जे कैप आ जाएगा। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। फर्दर अगर दूसरा केस देखूं तो वो इन्फानाइट रॉड का था। मैं सिंपली यहां से भी एक इन्फानाइट की तरफ जा रहा हूं और यहां से भी पॉजिटिव इन्फानाइट की तरफ जा रहा हूं, यहां से नेगेटिव इन्फानाइट की तरफ जा रहा हूं। जब भी आप रॉड इन्फानाइट लेते हो आप देखते हो कि जिस साइड से आप टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाते हो उस साइड के एंगल्स आपके 90 डिग्री की तरफ चले जाते हैं। दैट मींस थीटा 1 आपका टेंड करेगा टुवर्ड्स 90 डिग्री और थीटा 2 भी यहां पे टेंड करेगा टुवर्ड्स 90 डिग्री। कितने इन्फानाइट है यहां पे? एक और दो, दैट मींस दो इन्फिनिटी है ना, आप ये चीज याद रखो। अब फर्दर देख लो, अगेन आपके पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड जो होगा वो अवे होगा फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इस चीज का आपको टेक केयर करना है। यहां पर अगेन आप देखते हो कि Ex का वैल्यू आपको 0 मिलेगा बट Ey आपको मिलेगा k लैम्डा बाय r बट ट्वाइस। क्यों ट्वाइस? क्योंकि दो इन्फिनिटी है। एक बार और देख लो, एक इन्फिनिटी दो इन्फिनिटी, आपको k लैम्डा बाय r का फैक्टर ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। सिंस दो इन्फिनिटी है तो आपको लेना पड़ेगा ट्वाइस k लैम्डा बाय r। फर्दर यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर आप देखोगे इसलिए जे कैप आ रहा है ना कि माइनस जे कैप। अगर यहां पर मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता तो आपको यहां पर माइनस जे कैप लेना था। फिर इतना ही फर्क होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड में आप एक साइड को टुवर्ड्स इंफिनिटी ले जाते हो, दूसरा साइड आपका यहां पे फाइनाइट होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपको कुछ ना कुछ एंगल एनक्लोज्ड मिलेगा थीटा, बट दूसरा एंगल आपका सिंस आप एक इंफिनिटी जा रहे हो तो आपको यहां पर 90 डिग्री एक एंगल लेना पड़ेगा। अगेन आप यहां पे Ex और Ey इवैल्यूएट कर सकते हो। Ex का वैल्यू k लैम्डा बाय r cos थीटा मिल रहा है, Ey का वैल्यू k लैम्डा बाय r sin थीटा प्लस 1 मिल रहा है। अब समझने की कोशिश करो, अगेन y कंपोनेंट आपको यहां पर जो मिल रहा है वो आपको अवे फ्रॉम द रॉड मिलेगा। अवे फ्रॉम द रॉड मतलब ऊपर की तरफ मिलेगा, दैट मींस पॉजिटिव y डायरेक्शन में मिलेगा, इसलिए j कैप। बट यहां पर मैंने i कैप क्यों लिखा, इस चीज को समझो। यहां पर आप देखोगे कि ये वाला साइड डोमिनेट करेगा ना आपके इस छोटे वाले साइड को, तो जितना भी फील्ड होगा वो इसकी वजह से होगा। ये बड़ा साइड है, इसकी वजह से फील्ड अवे होगा ना, तो अवे का मतलब आपको आगे की तरफ दिखाना होगा क्योंकि ये साइड डोमिनेट कर रहा है। यहां पर मैंने और एक केस दिखाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देख लो, अगेन सेमी इनफाइनाइट रॉड है, यहां पे केस 4 के फॉर्म में ले रहा हूं। सेमी इनफाइनाइट रॉड में अगर आप देखोगे आपके पास यहां पर ये वाला साइड मैंने इन्फिनिटी कर दिया, यहां पर आपका लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनाइट मैंने कर दिया था, यहां पर मैं राइट हैंड साइड को इन्फिनिटी ले रहा हूं। इन्फिनाइट लेने का मतलब कि अब आपका थीटा टू 90 होगा, थीटा 1 आपका थीटा के बराबर यहां पर होगा।
अगेन अब आप समझो, ये वाला पार्ट डोमिनेट करेगा, इस पार्ट की वजह से यहां पर फील्ड जो होगा वो अवे होगा एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आपका नेट फील्ड होगा। और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है तो वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो अवे होगा इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन आपका फील्ड यहां पे। तो आप देख लो, जब मैंने ई एक्स को इवेलुएट किया, इसका आंसर आपको के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, फिर यहां पर आपको माइनस कॉस थीटा मिल रहा है। ये माइनस यहां पे सिंपली क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूं ना के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, फिर ये आपका cos थीटा, बट अब मैंने माइनस आई कैप लिखा। अब जरा ये रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट एक बार और देख लो। यहां पर ई एक्स आपका है के लैम्डा बाय आर cos थीटा, यहां पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है के लैम्डा बाय आर cos थीटा, बट यहां पर आपको पॉजिटिव आई कैप मिल रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट डोमिनेट करेगा, नेट फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। यहां पर माइनस आई कैप मिल रहा है क्योंकि ये वाला साइड डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। लास्ट जो आप देखोगे यहां पे, वो आपका यहां पर सेमी इनफाइनाइट वायर ही है, बट यहां पर आप क्या कर रहे हो, जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकालना चाहते हो दैट इज राइट अबव योर फाइनाइट एंड। ये आपका इनफाइनाइट पार्ट है यहां पे, ये तो फाइनाइट एंड वाला पार्ट है। आपका जो पॉइंट यहां पर है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, इट इज जस्ट अबव द एंड, जस्ट अबव द एंड। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि यहां पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इट इज के लैम्डा बाय आर, ऊपर की तरफ जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इट इज के लैम्डा बाय आर। एक ही इंफिनिटी है ना, एक ही इंफिनिटी का मतलब यहां पर आपको के लैम्डा बाय आर, 1 इंटू के लैम्डा बाय आर लिखना है। जबकि अगर आप देखोगे इस वाले केस में जिसमें दो इंफिनिटी थे, आप देख लो इनफाइनाइट रॉड में दो इंफिनिटी थे, इसमें ई एक्स जीरो, बट यहां पर आपका ई एक्स जीरो नहीं है, यहां पर ई एक्स है के लैम्डा बाय आर, ई वाई बी है आपका के लैम्डा बाय आर। इस चीज का आपको टेक केयर करना है। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये वाला केस अगेन सबसे इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि यही दो केसेस आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। यहां पर रिवीजन वाला पार्ट कंक्लूड करता हूं। अगर आप देखोगे यहां पर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं और यहां पर ये 90 डिग्री पे, मैं बोल सकता हूं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो देखो क्या करोगे आप। आपके पास ई एक्स जो है इट इज सिंपली के लैम्डा बाय आर, आपके पास यहां पर जो ई वाई है, आपके पास जो यहां पर ई वाई है, अगेन इट इज योर के लैम्डा बाय आर। आपको यहां पर क्या निकालना है, नेट फील्ड। आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, जस्ट कंप्लीट द पैरेललोग्राम। और ये वाला जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल और दोनों आपके जो कंपोनेंट्स होंगे सारे के सारे वेक्टर्स को इनिशियल होने चाहिए। तो आपका जो ये डायगोनल होगा ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा ना। अच्छा, ये जो आपके पास यहां पर ई नेट आ रहा है, ये जो यहां पर मैं ई नेट लिख रहा हूं, मुझे लिखना होगा ना, इट विल बी अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो वो आपका नेट फील्ड आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। तो हम जितना भी ये एनालिसिस कर रहे हैं, हम कंपोनेंट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। तो कभी भी आपको कंपोनेंट्स वगैरह पता होंगे। अब आपको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता है, यहां पर भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता है, यहां पर भी आपको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता है, हर जगह पर आपको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता है। आपको वहां पर करना कुछ नहीं है। अगर आप नेट फील्ड भी निकालना चाहो तो आप बस इस फॉर्मूला को यूज करोगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक रिंग दिख रहा है और इस रिंग पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगेन यहाँ पर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि रिंग का जो सरकमफ्रेंस है वो लेंथ ही होता है ना। ज़रा रिंग का सरकमफ्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो रिंग का सरकमफ्रेंस आपके पास 2 इंटू पाई इंटू आर होगा और ये कुछ नहीं है, आपका लेंथ ही होता है।
और इसी लेंथ पर अब आपका ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड है, तो दिस इज योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप स्पेस में निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मगर आप एक स्पेशल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। पहले उस स्पेशल पोजीशन को समझते हैं। देख लो, आपके पास ये रिंग है, इस रिंग के थ्रू आप एक एक्सीस को पास कर रहे हो, ये एक्सीस बराबर इस रिंग के सेंटर के थ्रू जा रहा है, और ये एक्सीस को मैं यहां पे एक्स एक्सीस बोल रहा हूं। तो अगर आपके पास ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सीस होगा तो पीछे आपका क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सीस। मैंने कोशिश किया है कि मैं डायग्राम को थोड़ा 3D के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करूं, इसीलिए आप यहां पे कोशिश करो समझने की कि ये वाला पॉइंट आपके इस पूरे रिंग के सामने लाई कर रहा है। दैट मींस अगर मैं यहां पर ये बताऊं कि ये आपका रिंग है, ये तो बोर्ड में है ना पूरा रिंग, और इस रिंग पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस रिंग पर आपका यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इस रिंग पर आपका यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, तो रिंग का सेंटर ये है, ये रिंग का सेंटर है। यहां पे रिंग के सेंटर के थ्रू एक एक्सीस बाहर निकल रही होगी जिसको मैं एक्स एक्सीस कह रहा हूं, और यहां पर एग्जैक्टली यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं स्पेस में। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इसी सिनेरियो को बोर्ड पे दिखाना है ना। आप देख लो, ये आपका रिंग है, ये एक्स एक्सीस बाहर की तरफ आ रहा है, और इसी पर आप क्या निकालने वाले हो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर से लेके, रिंग के सेंटर से लेके जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकालना चाहते हो, इनके बीच का सेपरेशन आपका एक्स है। मैंने एक्स क्यों लिया, क्योंकि मैं एक्स एक्सीस पे यहां पे मेजरमेंट्स ले रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, ये एक्स आपका कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, क्योंकि अगर आप इस एक्स को चेंज करोगे, आपका ये वाला पॉइंट आगे पीछे करेगा, ये चेंज करेगा। बट आप तो इसी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, तो एक्स को आपको एज अ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, आर यहां पर आपकी रिंग का रेडियस है, अगेन दिस इज अ कांस्टेंट, रिंग का रेडियस चेंज नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास जो ये ब्लू कलर का लाइन है, ये ब्लू कलर का लाइन और ये जो आपके दो मेजरमेंट्स है आर एंड एक्स, ये तीनों आपस में मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। अगेन कंफ्यूजन हो रहा होगा कैसे, तो आप ऐसे देख सकते हो। मैं अगेन इसी रिंग का और एक डायग्राम बना सकता हूं, और एक व्यू इसका आपको दिखा सकता हूं, और वो व्यू यहां पर ये वाला व्यू है। अगेन दिस इज अ पॉजिटिव रिंग। दैट मीन्स आप यहां से देख रहे हो, समवट यहां से देख रहे हो। जब आप रिंग को यहां से देखोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली रिंग कुछ इस स्टाइल का लगेगा, और एक्स एक्सीस जो यहां पर है वो आपको ये लगेगी। तो ये आपकी एक्स एक्सीस होने वाली है, और एक्स एक्सीस पे आपने एक पॉइंट लिया हुआ है, और आप देख सकते हो यहां पे, आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये आपका रेडियस है। रेडियस और ये एक्स एक्सीस आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये रेडियस है आपका, ये एक्स एक्सीस है आपका, ये आपस में जो यहां पर एंगल बनाएंगे, दिस विल बी 90 डिग्री। तो अगर ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पहले ही पाइथागोरस थ्योरम पता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप बोल सकते हो कि इस पार्ट का मेजरमेंट है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी तक तो मैं सिर्फ यहां पे आपको मेजरमेंट्स के बारे में बोल रहा हूं, अभी तक मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड आपको कराया कि आपका पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। मैंने ये कहा कि रिंग का रेडियस आर है, मैंने ये कहा कि आपका यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब आराम से देखते जाओ कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अब इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर रिंग पे मैंने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का कुछ ना कुछ डिफरेंशियल लेंथ होगा, लेट दैट बी डीएल, और इसी डीएल पे कुछ ना कुछ डिफरेंशियल चार्ज होगा, लेट दैट बी डीक्यू। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, आपके यहां पर डिफरेंशियल चार्ज को आप ट्रीट कर सकते हो ना एज अ पॉइंट चार्ज, और ये आपका डिफरेंशियल पॉइंट चार्ज होगा, या मैं बोल सकता हूं डिफरेंशियल सोर्स चार्ज होगा। डिफरेंशियल सोर्स चार्ज की वजह से डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूसरा पॉइंट, अगर ये आपके पास डिफरेंशियल चार्ज है, डिफरेंशियल चार्ज की वजह से आप यहां पर फील्ड निकालना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए ना जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकालने वाले हो और आपके सोर्स चार्ज के बीच का सेपरेशन, वही सेपरेशन आपका यहां पर ये वाला पार्ट है, विच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ योर राइट एंगल ट्रायंगल। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव डिफरेंशियल चार्ज है। पॉजिटिव डिफरेंशियल चार्ज की वजह से यहां पर जो आपका फील्ड होगा, इट विल बी इन द अवे डायरेक्शन। दैट मीन्स ये आपका यहां पर आपने लाइन से ज्वाइन कर दिया अपने पॉइंट को, इसी लाइन के अलोंग आपका डिफरेंशियल फील्ड डीई होगा। अब इस डीई को आप रिजॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, लेट अस एज्यूम कि ये एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल जो एक्स एक्सिस और डीई बना रहा है आपस में, ये आपका थीटा है। अगर ये थीटा होगा तो ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो ये भी आपका थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब अगर आपका ये थीटा है, आप इस डी को रिजॉल्व कर सकते हो। एक आपको यहां पर ब्लू कंपोनेंट दिख रहा होगा, आप देख लो यहां पे, आराम से देखते जाओ। ये आपका डीई है, ये थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। डीई का एक कंपोनेंट आपको यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस दिखेगा, वो आपका कंपोनेंट बनेगा डीई कॉस थीटा। तो देख लो, मैं लिख रहा हूं एक कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है डीई कॉस थीटा।
और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका क्या होगा, DE साइन थीटा। बहुत आसान था। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सिंस आपका रिंग जो है ना, रिंग में आपके पास ऊपर की जो डेंसिटी है और नीचे की जो डेंसिटी है दोनों पॉजिटिव है ना, ऊपर भी आपको पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड है, नीचे भी आपको पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे और एक डिफरेंशियल एलिमेंट लूंगा और वो डिफरेंशियल एलिमेंट जो होगा उसका अगेन लेंथ में यहां पे DL लेने वाला हूं और उस पर जो चार्ज होगा वो DQ ही होगा। दैट मींस मैं यहां पर प्रॉब्लम को सिमेट्रिक रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देख रहे हो कि जितना चार्ज यहां पर मैंने लिया उतना ही चार्ज मैं यहां पर भी ले रहा हूं और डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे ले रहा हूं, बिकॉज अब यहां पे सिमेट्री फॉलो होगी। अगेन आप क्या करोगे, ये x है आपका, ये आपका r है। आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये वाला पार्ट हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज होगा तो अगेन आप इस पार्ट को लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगेन आप इस पार्ट को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आप देख सकते हो कि जैसा आपका सिनेरियो ऊपर बन रहा था वैसे ही नीचे बन रहा था। तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा ये भी आपका यहां पर DE ही होगा। बाय सिमेट्री जितना मैग्नीट्यूड फील्ड का यहां पर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड ऊपर भी होगा, क्योंकि आपने एलिमेंट जो यहां पे लिया उसका चार्ज भी आपने सेम लिया और उसको आपने डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे ले लिया। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब फर्दर जरा देख लो, अगेन आपका ये DE है और ये थीटा बनाएगा बाय सिमेट्री एक्स एक्सिस के साथ। तो आप अगेन इस DE को रिजॉल्व कर सकते हो। एक कंपोनेंट यहां से आ जाएगा DE cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में, दैट विल बी DE sin थीटा। अगेन आप देखोगे कि ये कंपोनेंट्स कैंसिल करेंगे एक दूसरे को इफेक्ट को, तो नेट फील्ड जो आपको मिलेगा, नेट डिफरेंशियल फील्ड बिकॉज ऑफ दीज टू एलिमेंट्स जो आपको यहां पर नेट फील्ड मिलेगा, दैट विल बी DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा, इट विल बी ट्वाइस DE cos थीटा। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, आप समझो यहां पर, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैं सिर्फ एक कंपोनेंट लूंगा, अब ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक कंपोनेंट मैंने लिया, इसकी वजह से जो डिफरेंशियल फील्ड मुझे मिलेगा दैट इज DE cos थीटा। इसके DE sin थीटा को दूसरा कंपोनेंट क्या करेगा, नलिफाई करेगा। तो मुझे करना कुछ नहीं है, अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना है यहां पे बिकॉज ऑफ रिंग एट अ डिस्टेंस x ऑन x एक्सिस, अगर मुझे टोटल फील्ड इवैल्यूएट करना है, आई जस्ट हैव टू इंटीग्रेट DE cos थीटा। अब यहां पर बहुत स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। जैसे मैं बताता हूं, आपने दो कंपोनेंट्स लिए, मैंने दो कंपोनेंट्स यहां पे लिए। दो कंपोनेंट्स की वजह से आपको यहां पे DE cos थीटा मिलेगा, ट्वाइस DE cos थीटा मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ट्वाइस DE cos थीटा को क्यों ना इंटीग्रेट करें, हम क्यों DE cos थीटा को इंटीग्रेट करें। तो चलो ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा इंटीग्रल ट्वाइस DE cos थीटा। तो मैं ये वाला भी अप्रोच यहां पे लूंगा, फर्क कहां पे आएगा आप आराम से देखते जाओ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, अगर मैं DE की बात पहले करूं, DE आपका किसके बराबर होगा, मैं लिख सकता हूं EX अपनी जगह पे, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल अपनी जगह पे, DE डिफरेंशियल फील्ड है आपका, DE आपका डिफरेंशियल फील्ड है। तो आप देखते जाओ, यहां पर अगर ये थीटा है आपका तो ये भी आपका थीटा होगा, तो इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। अब DE की मैं बात करूं तो DE को आप ऐसे लिख सकते हो ना, पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, उसके बाद ये DE है डिफरेंशियल सोर्स चार्ज की वजह से जिसका चार्ज है DQ, तो लिख दो सोर्स चार्ज DQ डिवाइडेड बाय, जरा आप देख लो इस एलिमेंट और जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकालना चाहते हो इनके बीच का सेपरेशन है ना अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसी का स्क्वायर लेना होता है ना डिनोमिनेटर में, तो मैं ले रहा हूं यहां पे अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इसी का मुझे स्क्वायर लेना है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो अगर मैं यहां पे DE का वैल्यू तो इवैल्यूएट कर दिया, अगर मैं DE का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, फिर आपका डिफरेंशियल चार्ज DQ होल डिवाइडेड बाय आप यहां पे x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा जो कि मैंने वहां पे आपको दिखाया। फर्दर अगर बात करूं cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। दैट मींस आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, उसमें एक थीटा चाहिए, फिर आप वहां पे cos थीटा निकाल सकते हो। जरा यहां पर देख लो, आराम से देखते जाओ, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें cos थीटा अगर आप लोगे, ये आपका बेस बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि आपके पास इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब कौन सा वाला राइट एंगल ट्रायंगल मैं नेमिंग कर रहा हूं, लेट दिस बी A, लेट दिस बी, ये तो O है यहां पे, एंड लेट दिस बी C। तो आप देख लो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है AOC, इट इज राइट एंगल एट O। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इन राइट एंगल ट्रायंगल
AOC, दिस इज राइट एंगल एट O। अगर मैं यहां पर cos थीटा निकालने की कोशिश करूं तो आपका जो cos थीटा होगा इट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आपका बेस होता है थीटा का एडजेसेंट साइड। अब देख लो, थीटा का यहां पर एडजेसेंट साइड x है, ये वाला एडजेसेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये 90 के अपोजिट वाला साइड है, हाइपोटेन्यूज है। तो थीटा का एडजेसेंट साइड यहां पे x है आपका, तो आप यहां पे बेस x मानोगे और आपका जो हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज पावर 1/2। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। तो फर्दर अगर मैं बात करूं, आपका जो Ex यहां पे आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल के अपनी जगह पे dq अपनी जगह पर यहां पर, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है, यहां पर मैंने डी सब्स्टिट्यूट कर दिया, cos थीटा का मैंने वैल्यू यहां पे निकाल दिया, तो cos थीटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं। cos थीटा आपका क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज पावर 1/2। बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। सो यहां पर आपको जो Ex मिलेगा फिर इट विल बी इक्वल टू, क्योंकि आप x एक्सिस पे फील्ड निकाल रहे हो, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, ये आपका आ जाएगा k इंटू एक्स इंटू डी क्यू होल डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। तो आपने ये कर दिया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर क्या है कि आपका k कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट है, x अब वेरिएबल नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं Ex इट इज इक्वल टू k बाहर आएगा, x कांस्टेंट है, ये भी बाहर आएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट भी तो कांस्टेंट है क्योंकि r कांस्टेंट x कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। अब आपका इंटीग्रल बच जाएगा यहां पे dq। अब समझो, आराम से देखते जाओ। अगर मैं ये वाला पार्ट इवैल्यूएट करता तो ठीक है, ये वाले पार्ट को इवैल्यूएट करते हैं, Ex अपनी जगह पे 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी cos थीटा। अच्छा, ये इंटीग्रल डी cos थीटा, इंटीग्रल डी cos थीटा सेम है ना। तो ये जो मुझे आंसर यहां पे मिल रहा है कुछ इस स्टाइल का, तो मैं लिख सकता हूं Ex तो अपनी जगह पे रहेगा, 2 अपनी जगह पे रहेगा, मगर इस इंटीग्रल डी cos थीटा, ये इंटीग्रल डी cos थीटा ही है ना, इसको मैंने इवैल्यूएट किया और ये कुछ इस स्टाइल का आ रहा है। तो ये आपका आ जाएगा kx डिवाइडेड बाय यहां पर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 और यहां पर इंटीग्रल डी क्यू अपनी जगह पे। तो अभी तक कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो फर्क क्या है, अगर मैं सिर्फ एक कंपोनेंट लूं ना और इसको इंटीग्रेट करूं, मुझे फील्ड का इक्वेशन ये मिल रहा है। अगर मैं दोनों कंपोनेंट्स, दैट मींस ऊपर वाला जो यहां पर ये वाला पार्ट है dq, नीचे वाला पार्ट भी है dq, इन दोनों की वजह से आपको यहां पे 2 कंपोनेंट मिल रहे हैं। अगर दोनों कंपोनेंट को साइमल्टेनियसली लूं तो 2 का फैक्टर यहां आएगा ना। अब समझो, यहां पर मैं पहले वाले केस में, इस वाले केस में मैं एक ही कंपोनेंट ले रहा हूं। अगर इस वाले केस में मैं एक ही कंपोनेंट ले रहा हूं तो मैं सिर्फ इस वाले चार्ज को ले रहा हूं, दूसरा चार्ज फिर मैं आगे लूंगा, फिर तीसरा चार्ज, फिर चौथा, ऐसे ही मुझे कंटिन्यूअसली चलना पड़ेगा पूरे रिंग को, एंटायर रिंग मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा। ये चीज समझो। दैट मींस यहां पर अगर मैं बात करूं, अब देख लो यहां पर अगर मैं यहां पे बात करूं, आप इस चार्ज को इंटीग्रेट करोगे ओवर एंटायर रिंग, ओवर एंटायर रिंग। क्यों मैं ओवर एंटायरिंग कर रहा हूं? ये डी cos थीटा, ये डी cos थीटा एक डिफरेंशियल चार्ज की वजह से एक कंपोनेंट है, ठीक है, मगर मुझे तो सारे डिफरेंशियल चार्जेस लेने पड़ेंगे ओवर द एंटायर रिंग, तभी जाके तो मैं टोटल चार्ज को कंसीडर करूंगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं ट्वाइस डी cos थीटा ले रहा हूं, मैं एट अ टाइम 2 डिफरेंशियल चार्जेस को कंसीडर कर रहा हूं, एक ऊपर एक नीचे। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा ना, अब मुझे ओवर एंटायर रिंग नहीं करना पड़ेगा इंटीग्रेट। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, जब मैं दूसरा एलिमेंट लूंगा यहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट, मैं डायमेट्रिकली अपोजिट और एक एलिमेंट लूंगा। दैट मींस हो क्या रहा है कि मैं एट अ टाइम 2 कंपोनेंट्स ले रहा हूं, एक ऊपर से एक नीचे से, फिर मैं और एक कंपोनेंट ऊपर से लूंगा और एक नीचे से, और एक कंपोनेंट ऊपर से लूंगा और एक नीचे से। दैट मींस जब तक मैंने इस हाफ रिंग को ट्रेवल किया होगा तब तक नीचे वाला हाफ खुद ब खुद ट्रेवल हुआ होगा। दैट मींस यहां पर मैं टोटल चार्ज नहीं अब लूंगा क्योंकि मैंने साइमल्टेनियसली 2 लिए ना, तो दैट मींस इस वाले पार्ट को मैं इंटीग्रेट करूंगा ओवर हाफ ऑफ द रिंग। दैट मींस यहां पर अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि यह आपका Ex है, इट इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, k अपनी जगह पर, x अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। यहां इंटीग्रल dq ही रहेगा, मगर यहां पर एंटायर रिंग पे मुझे इंटीग्रेट नहीं करना है क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली 2 कंपोनेंट्स ले रहा हूं, मुझे सिर्फ हाफ रिंग पर इंटीग्रेट करना है। सो यहां इंटीग्रेशन होगा ओवर हाफ रिंग। अच्छा, एंटायर रिंग पे कितना चार्ज है? कैपिटल Q। तो मैं लिख सकता हूं ना यहां पे Ex इज इक्वल टू k इंटू एक्स इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज्ड पावर 3/2।
अब ये Q कहां से आया? क्योंकि जब मैंने पूरे एंटायर रिंग पर इंटीग्रेट करा, पूरे रिंग पर कितना चार्ज है? कैपिटल Q, इसलिए मैं पूरा चार्ज यहां पे कैपिटल Q लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dq किसके बराबर? टोटल चार्ज लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंटायर रिंग पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल चार्ज आपका कैपिटल Q है। बट यहां पर क्या होगा? यहां पर आपको आधे ही रिंग का चार्ज लेना है, वो कैपिटल Q मत होगा, वो हाफ ऑफ कैपिटल Q होगा ना। तो मैं लिख सकता हूं ना, यहां पर जो आपका EX होगा, इट विल बी 2 k into x डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Q बाई 2। आपका 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अगेन आपको EX यहाँ पे मिलेगा k इंटू एक्स इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। आपको सेम आंसर मिल रहा है, सेम आंसर आपको मिल रहा है। सेम आंसर क्यों आपको मिल रहा है? क्योंकि यहां पर आपको क्योंकि दोनों चीजें जो है, दोनों अप्रोच जो है वो दोनों सही है। बट फर्क ये है, देख लो, जब स्टूडेंट्स यहां करते हैं ना, तो यूजुअली जब टीचर्स दिखाते हैं वो क्या करते हैं, वो यहां पर ये एलिमेंट लेते हैं, फिर डायमेट्रिकली अपोजिट पे दूसरा एलिमेंट लेते हैं, फिर यहां दिखाते हैं कि आपके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड DE cos थीटा के कंपोनेंट्स की वजह से होगा। सो उनका कहना होता है कि DE cos थीटा कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स योर फील्ड। बिल्कुल सही। फिर वो क्या करते हैं, वो सिर्फ DE cos थीटा को इंटीग्रेट करते हैं। बट स्टूडेंट का कंफ्यूजन वहीं से स्टार्ट होता है। कंफ्यूजन क्या होता है? स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये होता है कि यहां तो DE cos थीटा आ गया, 2 बार DE cos थीटा आ गया। इंटीग्रेट क्यों किया सिर्फ DE cos थीटा को? इंटीग्रेट क्यों नहीं किया ट्वाइस DE cos थीटा को? अगर आप DE cos थीटा को इंटीग्रेट करते हो, इट मींस कि आप एट अ टाइम एक एलिमेंट ले रहे हो। सारे एलिमेंट्स को लेने के लिए आपको एंटायर रिंग पे चलना पड़ेगा, मुश्किल है नहीं। बट अगर आपने यहां पे दोनों कंपोनेंट्स लिए, दैट मींस आप रिंग में एक ऊपर वाला कंपोनेंट, एक नीचे वाला कंपोनेंट ले रहे हो। तो जब आप यहां पर फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट करोगे, आपको एंटायर रिंग पे इंटीग्रेट नहीं करना होगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली आप दो कंपोनेंट्स के साथ डील कर रहे हो। तो साइमल्टेनियसली अगर आप दो कंपोनेंट्स के साथ डील कर रहे हो, आप आधे ही रिंग को जब ट्रेवल करोगे ना, नीचे वाला पार्ट खुद ब खुद ट्रेवल हुआ होगा। आप ऊपर वाले पार्ट को ट्रेवल करोगे, नीचे वाला पार्ट खुद से ट्रेवल हुआ होगा। तो इसीलिए आप यहां पर क्या करने वाले हो, यहां जब इंटीग्रेशन कैरी करोगे, कैरी इट ओवर हाफ ऑफ द रिंग। यहां पर जब इंटीग्रेशन कैरी करोगे, कैरी इट ओवर द एंटायर रिंग। तो ये आपका इक्वेशन जो है, फील्ड का इक्वेशन, इसको आपको मेमोराइज करना ही करना है। और ये इक्वेशन आपका ये है, देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, यहां पर आपके पास Q है और यहां पर आपके पास न्यूमरेटर में x भी है। अब समझो, आराम से देखते जाओ। ये x आपका डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट जहां पर आप फील्ड निकालना चाहते हो ऑन द x एक्सिस। आप बोल सकते हो कि एक ऐसा लाइन है जो आपके रिंग के सेंटर के थ्रू पियर्स कर रहा है, तो इसी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। सो आप देख सकते हो कि आपका जो EX है यहां पे, ये आपका k इंटू एक्स इंटू क्यू, यहां पर आपके न्यूमरेटर में x है। इस चीज को आप पूरा दिमाग में रखोगे, होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। तो मैं सिंपली आपको ये कहूंगा कि इस रिजल्ट को आप मेमोराइज करो। अब देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल दिया यहां पे, तो आपको पता है कि यहां पर आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। चलो, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं यहां पे कंपोनेंट फॉर्म में आपको बोलूं लिखने को, तो देखो करना क्या है। आपके पास यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं यहां पे इसको दिखाता हूं कि वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं मैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, बट आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आप देख सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है यहां पे, तो मैं लिख सकता हूं ना यहां पे आई कैप, ये आपका यही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मगर वेक्टर फॉर्म में। अब जरा एक बात, अगर मैं इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे आपने फील्ड निकाला अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आराम से देखते जाओ। इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और वो मुझे निकला अलोंग एक्स एक्सिस। अगर इस पॉइंट पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस करूं, उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दैट मींस उस पे फोर्स लगेगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई इश्यू नहीं है। दैट मींस चार्ज पार्टिकल को, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैं यहां पे प्लेस करूं, वो एग्जैक्टली रिंग से दूर जाएगा, वो टुवर्ड्स इंफिनिटी। बट अगर मैं यहां नेगेटिव चार्ज को प्लेस करूं, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दैट मींस फील्ड का डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो नेगेटिव चार्ज जब मैं यहां पे प्लेस करूंगा, उस पर फोर्स लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग जाने की कोशिश करेगा, वो रिंग की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये पार्ट आप दिमाग में रखोगे। तो इसको हम अभी आगे वीडियो में स्टडी करने वाले हैं जब मैं एसएचएम की बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाल दिया। चलो इसी इक्वेशन के कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं।
तो जो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाला कि E इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज पावर 3/2, यहाँ पर आपका जो x है ये डिस्टेंस है आपके रिंग के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का, रिंग के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का एक x एक्सीज पे जहां पर आप फील्ड निकालना चाहते हो। ये जो x वाला डिस्टेंस होता है ना, ये आपकी उस एक्सीज पे डिस्टेंस होता है जो एक्सीज आपके रिंग के सेंटर के थ्रू जा रही होती है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब पहला केस यहां पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो केस नंबर 1, अगर आप x को 0 के बराबर लोगे। अच्छा, x को 0 के बराबर लेने का मतलब क्या है कि आप यहां पर, ये तो अभी x है आपके पास, आप इस पॉइंट को यहां पर उठाओगे और इसको रिंग के सेंटर पे ले जाओगे, तब जाके x क्या हो जाएगा, तब ये 0 बन जाएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल रहे हो बट एट सेंटर ऑफ रिंग, आप यहां पर सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। और उसका वैल्यू अगर मैं यहां पे देखूं तो इट इज इक्वल टू के अपनी जगह पे, क्यू अपनी जगह पे, एक्स का वैल्यू जब 0 पुट करोगे, न्यूमरेटर में आपने 0 पुट कर दिया, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग इज 0। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिंग पर अगर आपका यहां पे, अब समझो, रिंग के सेंटर पर अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, रिंग के सेंटर पर अगर किसी भी चार्ज को प्लेस करोगे उस पर कोई भी फोर्स नहीं आएगा। जरा एक बार और देख लो, आपने पढ़ा होता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। अब आपके रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 0, तो किसी भी चार्ज को अगर रिंग के सेंटर पे रख दोगे उस चार्ज पर फोर्स कितना आएगा, 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट द सेंटर ऑफ रिंग। कहने का मतलब कि यहां पर पहले आप इस रिजल्ट को याद रखोगे कि सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। अगर इतना ही याद रखोगे, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है नीट स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर ऑफ रिंग आपका मीन पोजीशन बन जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ रिंग बिहेव्स एज मीन पोजीशन, इट बिहेव्स एज मीन पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे जाके हम इसको और यूज करेंगे जब हम एसएचएम की बात करेंगे। फर्दर देख लो, दूसरा केस अगर मैं यहां पे दिखाऊं, तो पहले केस में आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को टेंड करूं टुवर्ड्स इंफिनिटी, इंफिनिटी पे आपका पॉइंट जो होगा वो इस रिंग के इन्फ्लुएंस में मत होगा। मैं बोल सकता हूं कि जब आपका एक्स टेंड करेगा टू इन्फिनाइट, अगेन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि जब आप इन्फिनाइट पे जाओगे वहां पर इन्फिनाइट पे इस रिंग का इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है, तो आप बोल सकते हो कि आपका यहां पे ई इन्फिनाइट जो है इट इज इक्वल टू 0। अब समझो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मगर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। मैं बोल सकता हूं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो बीच में कोई ना कोई रीजन होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो मैक्सिमम फील्ड देख लो, आपको अब पूरा पता है कि यहां पर इस रीजन में एक्स का कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगा जिस वैल्यू पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम क्यों मिलेगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, तो बीच में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। तो देयर विल बी सम राइज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी एक्स के वैल्यू का होने वाला है। वो अभी देखेंगे कि एक्स का कैसा वैल्यू आपको लेना पड़ेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी स्टडी करेंगे। बट उससे पहले तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस जो मैं यहां पे ले रहा हूं, मैं x को यहां r के कंपैरिजन में बहुत बड़ा लेने वाला हूं। दैट मींस जो रेडियस आपके रिंग का है उसके कंपैरिजन में जो आपका x होगा वो बड़ा होगा। दैट मींस मैं यहां पर x ग्रेटर देन r लेने वाला हूं। दैट मींस आप यहां पर r को नेग्लेक्ट कर सकते हो इन डिनोमिनेटर, सो r कैन बी नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आप यहां पर r को नेग्लेक्ट कर सकते हो। जरा आप देखते जाओ, आपका यहां पर ex है, इट इज इक्वल टू k अपनी जगह पर, q अपनी जगह पर, x अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय, आप यहां r को नेग्लेक्ट कर सकते हो, यहां x स्क्वायर रहेगा, x स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में x क्यूब आ जाएगा। अगेन आप इसको लिख सकते हो k क्यूब बाय x स्क्वायर, दिस इज नथिंग, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
और यहां से भी आप समझ सकते हो कि अगर आपने x को अच्छा खासा बढ़ा लिया r के कंपैरिजन में, r नेग्लेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपको इस स्टाइल में मिल रहा है। बट अगर इसी x को आप टेंड करोगे टू इन्फिनाइट, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट इट टेंड्स टू जीरो, इसीलिए तो मैंने लिखा था e इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो हर एक चीज का रीजन होता है, मैं कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोलता हूं। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देख लो, इसका मतलब क्या है कि आप यहां x को बढ़ा लेते हो r के कंपैरिजन में, इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की तरह। इसका मतलब क्या है कि जब आप x को बहुत बड़ा लेते हो ना, बहुत बड़ा लेने पे जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकालते हो ना, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकालते हो, उस पॉइंट को क्या लगता है कि ये जो रिंग है ये कुछ नहीं है, ये एक पॉइंट चार्ज है। उसको ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखता है, एग्जैक्टली उस पॉइंट को लगता है कि उसके सामने एक बड़ा सा चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है जिसका चार्ज आपके पास Q है, जिस पर चार्ज आपके पास Q है। तो कहने का मतलब कि ये इक्वेशन से पता ये चलता है कि जब आप x को बहुत बड़ा लेते हो ना, तो आपका रिंग जो है इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। तो मैं यहां पर इस केस को बोल सकता हूं कि हियर रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट केसेस है, स्पेशल केसेस इस रिंग के रिलेटेड। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि x का कोई ना कोई वैल्यू होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो वो x का वैल्यू कौन सा होने वाला है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। तो अब जो हमें देखना है वो ये है कि x के किस वैल्यू पे आपका EX मैक्सिमाइज हो जाएगा, यही करना है ना हमें। मैं रिपीट करता हूं कि x का हमें वैल्यू देखना है, क्योंकि आपको पता है कि x इक्वल टू जीरो मतलब रिंग के सेंटर पे फील्ड जीरो है। x को टेंड करोगे टू इन्फिनाइट, अगेन आपका फील्ड जीरो है, तो बीच में कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक आपको मिलेगा, और आपको देखना है कि x के किस वैल्यू पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक मिलेगा। तो यहां पर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको x का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच आपका EX क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे वैल्यू ऑफ x फॉर विच EX मैक्सिमाइज, EX का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। अब देख लो यहां पर, ये करने के लिए आपको मैक्सिमाइज क्यों करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करो। अच्छा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमाइज करना है, मगर विद रिस्पेक्ट टू क्या यहां पे डिफरेंशिएट करोगे, विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल जिसको आप चेंज करने वाले हो। आप x को यहां पर चेंज करने वाले हो, आपको देखना है कि x का कौन सा वैल्यू, x को यहां पे लोगे, यहां पे लोगे, यहां पे लोगे, कहां पे लोगे, सच दैट की इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमाइज हो जाए। तो x आपका यहां वेरिएबल है, तो आप यहां जिस चीज को मैक्सिमाइज करना चाहते हो उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल विच इज चेंजिंग, और वो वेरिएबल यहां पर x है ना, तो आप डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। किसके बराबर आएगा, d बाई डी एक्स, यहां पर आपके पास k इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 है। तो बहुत आसान है। अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कर सकते हो, डिवीजन रूल कर सकते हो। चलो मैं प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, क्योंकि अब मैंने जब कहा आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये तो डिफरेंशिएशन u बाई वी का स्टाइल है, प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करें। चलो प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करते हैं। आप देख लो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि, और इसको आपको जीरो के बराबर लेना होता है। जब आप इस डिफरेंशियल को जीरो के बराबर लोगे, वही आपको x का कंडीशन देगा फॉर विच आपका EX क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ डिफरेंशिएशन कैरी आउट कर रहा हूँ, k और q को आप क्या निकाल सकते हो डिफरेंशिएशन के बाहर, दोनों कांस्टेंट है, तो आपके पास ये आ जाएगा d बाई डी एक्स। एक्स अपनी जगह पर है, x यहां पे अपनी जगह पर है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज पावर -3/2, और ये सारा किसके बराबर, जीरो के बराबर। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स मैं लेने वाला हूँ, आराम से देखते जाओ, और क्या देखते जाओ कि मेरा स्टेप्स जो मैं यहाँ करने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से यहाँ इंटरनल डिफरेंशिएशन का टेक केयर करूँगा, मैं डिफरेंशिएशन का कैसे टेक केयर करूँगा, प्रोडक्ट रूल कैसे यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो देखते जाओ, के और क्यू जो है ये तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता ना, के क्यू जो है ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कुछ वैल्यू है, इसका भी कुछ वैल्यू है, इन दोनों ये दोनों यहाँ पे जीरो हो नहीं सकते। दैट मीन्स ये वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ही जीरो के बराबर होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पहले मैं x को अपनी जगह पे रख रहा हूँ। चलो इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। आपका -3/2 जो है पावर डाउन हो जाएगा, तो -3/2 यहाँ पे डाउन आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस आर स्क्वायर अपनी जगह पर, यहाँ पर -3/2 को -1 हो जाएगा, पावर डाउन पावर -1 फॉर्मूला। अच्छा, इंटरनल डिफरेंशिएशन, आर तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, मगर एक्स का डिफरेंशिएशन, इंटरनल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हो ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x के बराबर होगा, तो इंटरनल डिफरेंशिएशन यहां पर 2x आने वाला है।
ये इंटरनल डिफरेंशिएशन है, इसका टेक केयर करोगे। तो आप एक बार और देख लो, मुझे यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, एक्स को अपनी जगह पे रखा, इस पार्ट को डिफरेंशिएट किया, पावर को पहले नीचे लाया, फिर वापस लिख दिया और -1 कर दिया, पावर डाउन पावर -1 फॉर्मूला। इंटरनल डिफरेंशिएशन अगर देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आर स्क्वायर कांस्टेंट है उसका 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटरनल डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x आ जाएगा। मुश्किल है नहीं। अब यहां पर देख लो, मैं प्लस लिख रहा हूं, यूवी, अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो आप ऐसे लिखते हो ना, डिफरेंशिएशन d/dx यूवी, इट इज इक्वल टू यू को ऐसे ही रखते हो, वी को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस वी को ऐसे ही रखते हो, यू को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने ये वाला पार्ट तो कैरी आउट कर दिया। अब दूसरे पार्ट में मैं क्या करूंगा, एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, इस पार्ट को ऐसे ही रख दूंगा। दैट मीन्स यहां पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज पावर -3/2 अपनी जगह पे रहेगा, बट x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा ना, किसके बराबर, 1 के बराबर। तो आप इसको मल्टीप्लाई 1 से कर दो, ये सारा आपको 0 के बराबर लेना होगा। अब आप ये नहीं सोचना कि ये के क्यू कहां पे गया, के क्यू आपका 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ही आपका यहां पर 0 के बराबर होगा। कंटिन्यू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो -3x/2, इसको आप लिख सकते हो यहां पे x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज पावर -3/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप खुद से देख लो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये आप आराम से देखते जाओ, ये वाला पार्ट आपके पास रेज टू पावर -3/2 मैंने लिख दिया, फिर ये -1 था, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सबट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, तो मैंने डिवीजन में ये वाला पार्ट लाया, इसका पावर 1 है, अगर आप यहां पे वो वाला फॉर्म यूज करोगे तो यहां -1 आ जाएगा, ये वाला स्टाइल बनेगा। तो मैंने ये -1 को यहां पर ला दिया। तो फर्दर देख लो, यहां पर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 2x से, आप देख सकते हो 2 और 2 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर प्लस यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज पावर -3/2 इट इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल सकते हो आप कॉमन यहां पर निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 को, -3/2 को मैंने कॉमन निकाला, यहां पर भी दिख रहा है, आप चेक कर लो, यहां पर भी आपको दिख रहा है और यहां पर भी आपको दिख रहा है, आप इसको कॉमन निकाल सकते हो, पहला पॉइंट। अब बचेगा क्या अंदर, ये आपका 3x है, ये आपका x है, तो आपके ब्रैकेट के अंदर -3x² आ जाएगा, डिवाइड किससे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। फिर फर्दर देख लो, यहां पर आपका प्लस, इसको बाहर कॉमन निकाल दिया तो 1 आ जाएगा, ये आपका 0 के बराबर आना चाहिए। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अच्छा, और एक पॉइंट देख लो, ये भी 0 के बराबर मत हो सकता है, क्योंकि x का कुछ ना कुछ वैल्यू है जहां पर आप फील्ड को मैक्सिमाइज करने वाले हो, r का भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, तो ये पूरा टर्म जो है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा टर्म 0 के बराबर होगा, ये वाला टर्म 0 के बराबर होगा। तो देख लो, मैं बोल सकता हूं यहां पर लिख रहा हूं, अब मैं बोल सकता हूं यहां पे कि -3x² डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इट हैज टू बी इक्वल टू 0। इस +1 को यहां ट्रांसपोज कर दो, -3x² डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू -1। बहुत आसान है, इसको आपने ट्रांसपोज कर दिया। अच्छा, इस सारी टर्म को यहां पे ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा -3x² इट इज इक्वल टू -x² माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इस टर्म को यहां ट्रांसपोज कर दिया, यहां तो माइनस था ना, ये माइनस इन दोनों टर्म्स को यहां पर नेगेटिव बना देगा। अब जरा और एक पार्ट देख लो, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली इस 3x² को यहां ट्रांसपोज करूंगा, आर स्क्वायर को यहां ट्रांसपोज करूंगा, तो आपका जो आर स्क्वायर है ये आ जाएगा -x², फिर यहां +3 टाइम्स x² आ जाएगा, विच इज फर्दर इक्वल टू 2x²। तो आप x का वैल्यू निकालने वाले हो, तो देख लो ये आपके पास आ जाएगा 2x² इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आपका जो x होगा इट विल बी इक्वल टू r डिवाइडेड बाय √2। बट यहां पर आपके पास स्क्वायर है, दैट मीन्स मुझे यहां पर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू +- r डिवाइडेड बाय √2। x के आपको दो वैल्यूज मिल रहे हैं, मिलने भी चाहिए। जब मैं बोलूंगा ना x इज इक्वल टू +r बाय √2, जब मैं बोलूंगा ना x इज इक्वल टू +r बाय √2, तो आप पॉजिटिव x एक्सिस पे जाओगे। बट जब मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू -r बाय √2, आप नेगेटिव एक्सिस पे चलोगे। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट और एक देख लो, ये वाला जो एग्जैक्टली पॉइंट है कि x आपका वो पॉइंट है जहां पर फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, जहां पर फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, मैं बोल सकता हूं उस पॉइंट पे अगर आप चार्ज को रख दोगे, उस चार्ज पे फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो बोल सकता हूं ना मैं, जहां पे फील्ड मैक्सिमाइज हो जाएगा वहां पे फोर्स मैक्सिमाइजेशन की भी बात होगी। और यही पॉइंट जो है 2019 जेईई मेंस में आया था।
डायरेक्ट यही आपको x का वैल्यू ये पुट कर देना था, खत्म। तो ये 2019 जेई मेंस में आया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वहां पे कि x के किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो आप तो डायरेक्ट बोल रहे हो ना कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू, दैट्स इट। अब यहां पे प्लस वैल्यू आप प्लस एक्स एक्सीज पे लोगे, माइनस वैल्यू आप नेगेटिव एक्स एक्सीज पे लोगे यहां पे, तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने तो यहां पे निकाल दिया x का वैल्यू, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके x का वैल्यू यहां पर, जहां पर आपका E जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सीज, वो x का वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ r मिल गया, बट ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सीज पे आपको जाना पड़ेगा। या आप बोल सकते हो कि x का वैल्यू आपको माइनस आर बाई रूट टू लेना पड़ेगा, यहां पर आप नेगेटिव एक्स एक्सीज पे जाओगे। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है ना, आप देख लो ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द रिंग। यहां पर जरा इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, अगर मैं नेगेटिव एक्सीज पे जाऊं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं, इट विल बी आल्सो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रिंग। बट इस वाले अवे के लिए, क्योंकि ये वाला जो अवे था ये तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, इसके लिए मुझे प्लस आई कैप यूज करना था। बट यहां पर अगर आप देखोगे ये वाला जो अवे है, इसके लिए मैं प्लस आई कैप यूज नहीं कर सकता हूं, इसके लिए मुझे माइनस आई कैप यूज करना पड़ेगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट पे अगर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है k इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, मुझे लिखना पड़ रहा है आई कैप पॉजिटिव। दैट मींस यहां पे पीक ऊपर दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्सिस लेना पड़ेगा। बट यहां पर अगर मैं फील्ड की बात करूं, यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यही लोगे, इट इज इक्वल टू अगेन के क्यू इंटू एक्स आ ही जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, होल रेज पावर 3/2 भी वहीं पे रहेगा। बट यहां पर आपको लेना पड़ेगा माइनस आई कैप। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे ग्राफ की तरफ जाना है। ग्राफ के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सीस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और ग्राफ में नेगेटिव एक्सीस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस चीज का आपको टेक केयर करना है। अब यहां पर अभी तक तो हमने निकाल दिया कि एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमाइज हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस आर बाई रूट टू। बट वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, चलो उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो मैक्सिमम फील्ड की मैं बात करता हूं। यहां पर अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पता, आपको पहले ही पता है कि एट एक्स इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय रूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम मिलेगा। तो चलो ई मैक्सिमम को इवैल्यूएट करते हैं। ई मैक्सिमम किसके बराबर होगा, पहले आप यहां पे के लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में क्यू, मगर एक्स की जगह पर क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाह रहे हो ना आप, देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू आर बाय रूट टू पे। तो एक्स की जगह पर आप सिंपली आर डिवाइडेड बाय रूट टू प्लेस कर दो। तो अभी तक कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आपके पास मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, आर स्क्वायर बाई टू, यही होगा ना। फिर प्लस आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा, होल रेज टू द पावर आपके पास 3/2 आएगा। अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। मैं फर्दर इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू के अपनी जगह पर, क्यू अपनी जगह पे, आर अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू अपनी जगह पर है। यहां पर आपके पास आ जाएगा ये 3/2 आर स्क्वायर रेज टू द पावर, इस 3/2 को मैं लिख सकता हूं ना 1/2 प्लस 1। आप बोलते हो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। मैं आपको बोलता हूं कि ए रेज पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय ए रेज पावर 2, आप बोलते हो इट इज ए रेज टू द पावर 1 प्लस 2। ऐसे ही होता है ना। तो अब यहां पर आप बोलते हो कि इट इज इक्वल टू ए क्यूब। मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूं ना कि ए क्यूब आपका हो सकता है ए रेज टू द पावर 1 प्लस 2 के बराबर। अब मैं रिवर्स आ रहा हूं, वैसे ही ए रेज पावर 1 प्लस 2 को आप लिख सकते हो ना, फिर ए रेज पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय ए रेज पावर 2 ए रेज पावर 2। अब यही चीज मैं यहां अप्लाई करता हूं, देख लो के अपनी जगह पर है, क्यू अपनी जगह पर है, आर अपनी जगह पर है, डिवाइडेड बाय रूट टू अपनी जगह पर है। मैं यहां लिख सकता हूं ना 3/2 आर स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर आएगा ना 3/2 आर स्क्वायर। ऐसे मैं लिख रहा हूं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने ब्रेक कैसे किया, ऐसे ब्रेक किया, ये आपको अंडरस्टैंड करना है यहां पे। चलो फर्दर देखते हैं। यहां पे मैं बोल सकता हूं कि आपका जो ई मैक्सिमम यहां पर आपको मिलेगा, इट इज इक्वल टू, देख लो के अपनी जगह पर, क्यू अपनी जगह पर, आर अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू यहीं पे है। फिर आप इसको लिख सकते हो, देख लो यहां पर मैं रूट हर एक टर्म को दूंगा, 3 पर रूट आएगा तो रूट 3 बनेगा, आर स्क्वायर को जब रूट दोगे तो आर ही बनेगा, यहां पर आपका 2 है, इसको रूट दोगे तो डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 बन जाएगा। देख लो ये और ये कैंसिल हो जाएगा।
कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा यहां पर आपके पास 3/2 आर स्क्वायर है, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना 3 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा जो 2 यहां पर डिनोमिनेटर में है वो तो न्यूमरेटर में जा सकता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा, कुछ कैंसिल आउट होगा यहां पे, आप देख लो। यहां पर आपके पास ये आर और ये आर यहां कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ई मैक्सिमम क्या मिल रहा है? आपको ई मैक्सिमम मिल रहा है इट इज इक्वल टू 2 के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई यहां 3√3 आर स्क्वायर आपको मिलेगा। ये ई मैक्सिमम पॉजिटिव आपको मिल रहा है क्योंकि आपने यहां पर वैल्यू लिया प्लस आर बाई रूट टू। अगर आप माइनस आर बाई रूट टू यहां लेते ना, यहां पर नेगेटिव आ जाता, वो नेगेटिव वैल्यू जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलता वो पॉजिटिव एक्स एक्सीस पे होता कि नेगेटिव एक्स एक्सीस पे? नेगेटिव एक्स एक्सीस पे होता। चलो वीडियो को कंक्लूड करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। मतलब अब तो हमने रिंग को पूरा थॉरोली स्टडी किया, बहुत अच्छे से स्टडी किया। मतलब अगर आपने रिंग को इस तरीके से पढ़ा ना, तो रिंग में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सामने दिया जाएगा आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने कोई भी पार्ट अभी तक छोड़ा नहीं। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल ऑफ रिंग, रादर चार्ज्ड रिंग। तो करना क्या होता है, देख लो। यहां पर पहले मैं रिंग सिंपली बना रहा हूं। इस रिंग पर आपके पॉजिटिव चार्ज है, तो इस रिंग पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। यह आपका रिंग का सेंटर है, तो आप ऐसे देख सकते हो। आप रिंग के आगे भी जा सकते हो पॉजिटिव एक्सीस, पीछे जा सकते हो नेगेटिव एक्सीस। आगे जा रहे हो तो आगे पॉजिटिव एक्सीस पे आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, पीछे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? नेगेटिव एक्सीस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव क्यों मिल रहा है? क्योंकि नेगेटिव एक्सीस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री रिवर्स्ड होता है, पीछे की डायरेक्शन, जबकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की डायरेक्शन। चलो देखते हैं। यहां पे आपको पहले ही पता है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जितना आप आगे जाओगे टुवर्ड्स इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन जीरो हो जाता है। बीच में कहीं पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमाइज हो जाता है, वो आपका x इज इक्वल टू आर बाई रूट टू होता है। तो चलो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व कुछ ऐसे होने वाला है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व होने वाला है, और आप देख सकते हो यहां पे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मैक्सिमाइज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखोगे यहां पे, आपको पहले ही पता है कि ये आपके पास 2 के क्यू डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स रूट 3 इंटू आर स्क्वायर है। ये आपको पता है। आप तो पॉजिटिव एक्स एक्सीस पे जा रहे हो, ये आपका एक्स एक्सीस है यहां पे। तो पॉजिटिव एक्स एक्सीस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आपका एक्स का वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू हो गया। अब इसी तरीके से आप नेगेटिव एक्स एक्सिस भी तो ट्रेवल कर सकते हो ना। आपका ग्राफ कुछ इस स्टाइल का आ जाएगा। ये आपका ग्राफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगेन यहां पर आपका ग्राफ जो है, आपको लग रहा होगा ये डिप हो रहा है, नहीं, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आपको यहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। अगर मैं मॉड वाइज बात करूं, मॉड वाइज मुझे ग्राफ फिर ऊपर ही दिखाना था। मॉड वाइज अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो ग्राफ यहां पर फिर ऊपर जाने वाला था, बट मैंने डायरेक्शन को भी इंकॉर्पोरेट किया। ये डायरेक्शन को इंकॉर्पोरेट करने का मतलब है कि इस साइड से जब आप नेगेटिव एक्सिस पे जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 180 डिग्री रिवर्स हो जाएगा। दिस शोज 180 डिग्री रिवर्सल ऑफ वेक्टर। चीजें पता होनी चाहिए आपको। अगर आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है तो इसमें कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। वेक्टर के ग्राफ्स में आप ये चीजें पढ़ते हो। चलो फर्दर मैं बात करता हूं। यहां पर जो आपका आर होगा इट विल बी माइनस, सॉरी एक्स जो यहां पर होगा इट विल बी माइनस आर बाई रूट टू। और अगेन यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, अगर मैं यहां पे ई की बात करूं, ये तो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब वेक्टर ने अपना साइन रिवर्स किया होगा। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। और फर्दर अगर मैं यहां पर बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू की, आपको लिखना पड़ेगा -2 के क्यू डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स रूट 3 इंटू आर स्क्वायर। ये नेगेटिव का मतलब ही क्या होगा कि वेक्टर ने 180 डिग्री रिवर्स करा हुआ है। दैट मीन्स यहां पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लोगे, यहां पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लोगे, दे विल बी एंटी कोलिनियर, दे वोंट बी कोलिनियर। दैट मीन्स यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो आपको मिलेगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड।
ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो अब फर्दर लास्ट पॉइंट यहां पर आप देख लो, ये वाला ग्राफ आपका कनकेव अपवर्ड्स है, क्योंकि आपका बाउल अगर आप ऐसे रखोगे ना तो ये आपका एग्जैक्टली कनकेव अपवर्ड बन जाता है। यहां पर आप देख लो कि आपने बाउल को रिवर्स कर दिया तो कनकेव डाउनवर्ड। आप देख रहे हो कि इस पॉइंट के अगर आप लेफ्ट पे जाओगे कनकेव अप है, इस पॉइंट के अगर आप राइट पे जाओगे तो कनकेव डाउन है। तो कनकेविटी चेंज हो रही है एक पॉइंट के अबाउट। जिस पॉइंट के अबाउट आपकी कनकेविटी चेंज होती है उसको आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हो। दैट मींस ये आपका यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये आपका यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। फर्दर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे अगर आप एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे ना, वो टैंजेंट दो कर्व्स पे टैंजेंट आ जाएगा। टैंजेंट आपके एक कर्व को टच करता है ना, आप ऐसे बोलते हो। अगर मैं ब्रॉडली कहूं, मैं मैथमेटिक्स यहां पे नहीं बोल रहा हूं। मैथमेटिकली टैंजेंट का डेफिनेशन क्या है, क्या टैंजेंट सच में एक ही पॉइंट पे टच करता है, वो चीजें देखेंगे आगे जाके जब मैं ज्योमेट्रिकल डिफरेंशिएशन बताऊंगा, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस और डिफरेंशिएशन की बात करूंगा। बट फिलहाल के लिए आपने तो पढ़ा होता है ना कि टैंजेंट एक कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है। ब्रॉडली मतलब मैं वो बता रहा हूं, वो डेफिनेशन बता रहा हूं जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होता है। तो यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस पॉइंट पे अगर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करूं, वो टैंजेंट इस कर्व के लिए भी आ जाएगा, वो इस कर्व के लिए भी आएगा। दे विल हैव अ कॉमन टैंजेंट। और जिस पॉइंट पे दो कर्व्स का एक कॉमन टैंजेंट पड़ जाता है, उसी पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हो। तो आपको ये पता होनी चाहिए। दैट मींस अगर मैं यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ करूं, ये देख लो, ये टैंजेंट इस वाली कर्व पे भी है और इस वाली कर्व पे भी है। ये टैंजेंट इस पॉइंट पे आ रहा है, इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हो। दिस इज ज्योमेट्रिकल वे हाउ यू एक्सप्लेन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और लास्ट पॉइंट यहां पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नजदीक आपका ग्राफ समवट लीनियर होता है। आपका ग्राफ यहां पर समवट लीनियर होता है। मैं ये बोल सकता हूं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के रीजन में आपका ग्राफ समवट लीनियर होता है। अगर आपका ग्राफ इस रीजन में समवट लीनियर है तो एक सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हो विच विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट मींस आपके रिंग के केस में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप एक प्रॉपर अरेंजमेंट लो। ये कौन आपको कह रहा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको थोड़ा समझा रहा है। और वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पॉजिटिव चार्ज रिंग आप लोगे, एक नेगेटिव चार्ज लोगे, वो नेगेटिव चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करोगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, वो नेगेटिव चार्ज अबाउट द रिंग आपका SHM दिखाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। अगेन अगर आपने एंड तक देखा, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो चैनल को। मैं यहाँ पे जितना भी कंटेंट फॉर एग्जांपल आपके सामने प्रोवाइड आपको करता हूँ, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि इतना कंटेंट आपको और कहीं ना मिले। तो मेरा एग्जैक्टली यही होता है। हाँ, रिंग जब आप पढ़ते हो ना, फिर आपको दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, फिर आपको मैक्सिमम दिखाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर R/√2 तक दिखाया जाता है। तो यहां तक हो जाता है। फिर फर्दर ये इसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि किस तरीके से आपके ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे लाता हूँ। तो अगेन मैं सिंपली आपको ये कहूँगा कि शेयर करो इस चैनल को। अगेन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँच जाए। और अगेन कंक्लूड करने से पहले, x = R/√2 2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को आपकी नीट एग्जामिनेशन में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्दर इस क्वेश्चन को और जेईई मेंस में, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।